क्या पढ़ रहे थे? कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, किसने दी थी स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया? है क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी। ये पता है आपको? क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी, है ना? अच्छा, और तो उस ग्राम तकनीक से क्या पता चला कि दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, कलर नहीं, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक वो जो कलर ले लेते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और एक जो कलर नहीं लेते वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। कलरलेस जो है वो ग्राम नेगेटिव है ना? दोनों के अंतर आपको पता थे, और ये क्वेश्चन अब उनको मिल जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो स्टेनिंग ले लेता है। तो क्यों ले लेता है? तो टिकोइक एसिड की वजह से ले लेता है, क्योंकि उसकी नेचर हाइड्रोफिलिक होती है, जल स्नेही होती है। क्या होती है? जल स्नेही। तो आसानी से सेल वॉल में प्रवेश कर जाता है, और इसमें इसकी सेल वॉल में लिपिड होता है। तो लिपिड जो होता है वो हमेशा जल को दूर करता है अपने से, ठीक है ना? तो जल विरागी हो गई, हाइड्रोफोबिक कंडीशन हो गई। तो इस कारण ये जो है कलर ले लेते हैं और कलर नहीं ले लेते हैं, दोनों चीज़ें अपन को देखने को मिली। तो वो नेचर ऑफ जो कंपाउंड है, जो कंपोनेंट है, उसकी वजह से ऐसा है। और अपन ने कहा था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोस्टली जो है वो अपने लिए बेनिफिशियल होते हैं, और जो नेगेटिव हैं वो हार्मफुल होते हैं। कैसे होते हैं? हार्मफुल। मोस्टली डिजीज जो है वो ग्राम नेगेटिव से ही कॉज होती है, चाहे वो आपकी फूड पॉइजनिंग हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हाँ, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो तुम्हारे लिए, जो खेतों के लिए फायदेमंद है, वो ग्राम नेगेटिव है। और वो कौन सा है? जो एग्रीकल्चर में यूज होता है कौन सा? राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो ग्राम नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। ये पूछा गया है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है लेग्यूमिनोसेरम, ये ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है? तो ग्राम नेगेटिव है ना? सॉइल में मिलता है, ये मिट्टी में मिलता है, मृदा में मिलता है, तो ये ग्राम नेगेटिव होता है। लेकिन वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, तो वो अच्छा भी है ना? लेकिन अधिकांश जो है वो अपने लिए खराब है, हानिकारक हैं, डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि जीवाणु, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली बैक्टीरिया में। अब हम इसकी एक सेल का स्ट्रक्चर देखें। सेल में भी बहुत सारी बातें आ गई हैं जो हमने लिख ली हैं। ठीक है, आप लिख चुके हैं, आपको पता है। और वो क्या क्या बातें हैं जो नहीं हैं उनके बारे में हम लिखेंगे, और जो कर चुके हैं उनके बारे में हम नहीं लिखेंगे। तो बेसिक जो बातें हैं वो स्ट्रक्चर में अपन को देखने को मिल जाएंगी, और स्ट्रक्चर के देखने से ही फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ से निकल के आएंगे, चाहे वो आपके रिप्रोडक्शन के हो, चाहे आपके दूसरे अदर हो, है ना? रिप्रोडक्शन का मतलब जनन में जो अपन बात करते हैं। तो कल अपन ने ये एक स्ट्रक्चर बनाया ही था, ध्यान है आपको? हाँ, ये स्ट्रक्चर जीवाणु कोशिका का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, परा संरचना, जीवाणु कोशिका की परा संरचना है ये। अब आप इसमें देखें कि इसमें छोटे छोटे से ये हेयर होते हैं, इनको हम पिलई कहते हैं। क्या कहते हैं? पिलई कहते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी जो एक बैक्टीरिया में नहीं होती, लेकिन हम दो नहीं बना सकते कि दो कोशिकाएं आपको हम बना के बताएं। यहाँ पे ही समझाएंगे, और आपको भी यहीं पे समझना है, ठीक है ना? तो
हाँ, अब एक बैक्टीरिया में मैंने एक सेल में 2 बैक्टीरिया की बात यहाँ पे मैंने इसको बनाया है। जरूरी नहीं है कि बैक्टीरियल सेल में फ्लैजेला मिले। क्या मिले? कशाभिकाएं मिले। अकशाभी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा बैक्टीरिया भी मिलेगा जो नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, लेकिन कुछ में हमें कशाभिकाएं मिलती हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है ये है स्लाइम लेयर का, जो रेड कलर में छोटी छोटी सी जो अपन ने जो डॉट्स बनाए हैं, इसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। तो बैक्टीरिया कोई सा भी हो वो स्लाइमी होता है, क्योंकि अपन ने म्यूकोपेप्टाइड की कल बात करी थी। तो स्लाइमी होता है, कहीं भी हो बैक्टीरिया टच करेंगे तो स्लाइमी लगेगा। दही को अगर अपन हाथ से ऐसे यूं करें तो वो स्लाइमी लगेगा। कैसा लगेगा? स्लाइमी लगेगा, चिकना लगेगा। ठीक है ना, तो वो स्लाइम लेयर की वजह से होता है। ये सेल वॉल की हम बात पहले कर चुके हैं, डिटेल में कर चुके हैं सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन की बात हम कर चुके हैं कल, थोड़ी बहुत बात है वो अपन आज बता देंगे। सेल मेम्ब्रेन की बात हो गई। ये जो छोटे स्ट्रक्चर हैं वाइट वाले, इनको हम बोलते हैं पिलई। ठीक है, पाइलस, और बहुवचन है इसका पिलई। क्या है? पिलई। सिंगल एक को हम पाइलस कहेंगे, पिलियस कहेंगे, और एक से ज़्यादा को हम पिलई कहेंगे। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं रोम या झालर अपन कहते हैं हिंदी में। ये मीजोसोम हम कल पढ़ ही चुके हैं। मीजोसोम हम कल पढ़ ही चुके हैं। ये राइबोसोम है, राइबोसोम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 70S प्रकार का होता है, जिसके बारे में अपन को पता है। ये वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल होते हैं, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। ये भी वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स हैं, बॉडीज हैं। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, जिसको अपन ने केंद्र काब कहा था, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। और इसके अंदर जो है, ये जो है डबल स्टैंडर्ड डीएस डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और ये डीएनए है सर्कुलर, वलयाकार। ये इसकी जो पहचान है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर एक बार अपन बना लें, फिर अपन आगे चलें। और जहां मीजोसोम दिखा था, यहाँ पे आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि इस पे ये रेस्पिरेटरी चेन है एंजाइम्स की। और कल एंजाइम आपको बताए थे, 2 एंजाइम थे। कौन से एंजाइम थे? हाँ, कल लिखे थे आपने। अगर हम आज भूल जाते हैं तो फिर तो कैसे काम चलेगा? देख के बताना पड़े तो बात गलत है। केवल 2 शब्द थे। अगर 2 शब्द हमें याद नहीं होते हैं तो बेटा हम आगे का सोच के रखें कि आगे अपन क्या याद कर पाएंगे। तुरंत आंसर आना चाहिए। उसको भी कॉपी में देख के बताना पड़े तो फिर तो स्थिति बेटा बच्चों की ज़्यादा अच्छी, छोटे क्लास वाले बच्चे जल्दी बता देते हैं, उनको याद रहता है। हमारी समस्या यही है कि हम जितने बड़े होते जाते हैं उतने लेजी होते जाते हैं। हो जाएगा, इस कंसेप्ट पे चलते हैं। जो आज पढ़ाया है वो अपन को आज ही पढ़ना चाहिए घर जाके।
रिवाइज करना चाहिए, तब हमें याद रहता है। तो ये मोटी रामायण बन जाएगी लास्ट तक, फिर बैठ के एक एक पन्ना पलटते रहना, समझ में नहीं आएगा कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ये मीजोसोम में डबल एक बड़ा लिख गया है, ठीक है, एक ये हटा दो, मीजोसोम। बन गया है ना? हाँ, हम बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और बैक्टीरिया की जो सेल अपन ने जो यहाँ पे बनाई है उसको अपन देखें एक बार। तो मैंने आपसे कहा कि एक बैक्टीरिया में अपन ने 2 बैक्टीरिया की बात बताई। कुछ बातें किसी में होती है, कुछ बातें किसी में होती। ये सारी स्ट्रक्चर हमें एक बैक्टीरिया में नहीं मिलेगी, लेकिन हम 2 या 3 बैक्टीरिया नहीं बना सकते। एक में ही हम आपको सारी चीजें बताएंगे। अगर स्लाइम लेयर है तो कैप्सूल नहीं होगा, और अगर कैप्सूल है तो स्लाइम लेयर नहीं होगी। कैप्सूल को केवल मैंने इतना दिखाया है, कैप्सूल का मतलब है कि ये पूरी लेयर जो है वो कैप्सूल की होगी। किसकी होगी? कैप्सूल की। नाइट्रोजनी पदार्थ जो हैं, अमीनो एसिड जो है, उनसे ये लेयर बनी होती है, और ये लेयर बहुत थिक होती है, ठीक है। और स्लाइम लेयर है वो लूजली, जो लिंकेज है, बीटा लिंकेज है, वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, ढीले ढाले। तो अपन एक रस्सी लें, उसकी ऐंठन को निकाल दें तो लूज हो गई। तो वो लूज स्ट्रक्चर है वो स्लाइम लेयर वाला है। किसका है? और जो एकदम टाइट स्ट्रक्चर है, रस्सी एकदम टाइट है, पूरी ऐंठन है, वो स्ट्रक्चर हो गया कैप्सूल वाला। किसका हो गया? तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया भी होते हैं। कैसे होते हैं? और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया सबसे खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं। यानी तुम्हारे टीबी का इलाज कोई 6 महीने में नहीं होता है, कोई साल में खत्म नहीं होता, उसको 2 साल भी लग सकते हैं, 2.5 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है वो कैप्सुलेटेड है। कैसा है? कैप्सुलेटेड, यानी चिकना घड़ा। उसके ऊपर चिकना, भी कहावत है चिकना घड़ा, यानी खूब पानी डालो लेकिन पानी नहीं टिकेगा। तुम एंटीबायोटिक खाते रहोगे, खाते रहोगे, खाते रहोगे, एक समय आएगा जब वो ब्रेक करेगा कैप्सूल को। तो 6 महीने तक तो उसकी जो है कैप्सूल ही ब्रेक नहीं होता। तो इसीलिए तो लंबी एंटीबायोटिक खानी पड़ती है हमें टीबी में। निमोनिया में भी यही होता है। अच्छी खासी एमजी के पावर के हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, तब कहीं जाके अपन को आराम मिलता है, ठीक है। और बाकी जो बैक्टीरियल डिजीज है, आज अपन ने दवाई खाई, दूसरे दिन अपन को आराम मिल जाएगा, क्योंकि वो स्लाइम लेयर वाले तुरंत असर करती है एंटीबायोटिक। लेकिन जहां कैप्सुलेटेड है वहां पर मेडिसिन, एंटीबायोटिक असर नहीं करी, उसके लिए उसको समय चाहिए। इसीलिए हम साल भर दवाई खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, अगले साल भी दवाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेप्रोसी जैसा कुष्ठ रोग नाम सुना है? घरों से बाहर निकाल देते थे लोगों को, क्योंकि ये उनके पुराने जन्म का कोई पाप है जिससे उनको कोढ़ हो गया, कुष्ठ हो गया। लेकिन वो जीवाणु जनित रोग है। कैसा है? घाव भरते ही नहीं है, घाव बन गया तो भरता नहीं है। तो तुम्हारे ये गलता जी में कुष्ठ आश्रम है, वहां पे लोग रहते हैं, और ये क्योरेबल है। क्योरेबल का मतलब दवाई अगर अपन डेली खाएंगे तो क्योर हो जाएगा, और दवाई नहीं खाएंगे तो क्योर नहीं होगा। ऐसे टीबी का इलाज है तो ऐसे ही लेप्रोसी का इलाज है, ठीक है। दोनों का जीनस एक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या है? लेप्री। तो आप समझ लो एकदम कैप्सुलेटेड खतरनाक बैक्टीरिया। निमोनिया का भी कैप्सुलेटेड है, तो उसमें भी इलाज चलता है। कोई 2 दिन में ठीक नहीं होता पेशेंट, 3 दिन में ठीक नहीं होता। लंग में इन्फेक्शन होते ही फिर वो आपके 15-20 दिन, महीना भर, 2 महीने ऐसे निकलते हैं उसमें। तो कहने का मतलब जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल है तो वो पूरा कैप्सूल होगा। यहां अधूरा मैंने इसलिए दिखाया कि कैप्सूल भी मिलता है तो स्लाइम लेयर भी मिलती है, लेकिन एक बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है कि इतना सा कैप्सूल मिला और बाकी स्लाइम लेयर मिली। होल बैक्टीरिया इज कैप्सुलेटेड, ठीक है ना। तो ये बात आपके समझ में आई होगी थोड़ी सी।
तो अब अपन यहां से देखें, जो अपन ने इसकी कैप्सूल की बात करी, फ्लेजला मिलते भी हैं और नहीं भी मिलते हैं। ठीक है, ये अपन ने ऊपर दिखाए हैं, नीचे भी हो सकते हैं, पूरी सरफेस पे हो सकते हैं, तो परिकसाभी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? परिकसाभी। लेकिन सबका फंक्शन एक ही है, और फंक्शन तो मैं याद रखना है कि फ्लेजला का फंक्शन है मूवमेंट का। किसका है? मूवमेंट का है। मूवमेंट करना, गति करना। क्या करना? गति करना। और फ्लेजला जो है ये फ्लेजलिन प्रोटीन के बने हैं। किसके बने हैं? फ्लेजलिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? फ्लेजलिन प्रोटीन के। ये भी हमें ध्यान रखना है। फ्लेजलिन प्रोटीन जो है ये ट्यूबुलर प्रोटीन है, जिसको हम ट्यूबुलिन भी कहते हैं। तो एक्चुअल में नाम तो ट्यूबुलिन है, लेकिन कहां ट्यूबुलिन मिल रही है? फ्लेजला में। तो नाम क्या हो गया? फ्लेजलिन प्रोटीन हो गई। मूवमेंट का काम है, केवल मूवमेंट का काम है। ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का काम है। तो ये फ्लेजला है भी और नहीं भी है। दूसरी स्लाइम लेयर की बात करी अपन ने, और कैप्सूल की बात अभी अपन ने करी कि स्लाइम लेयर का मेन जो काम है, लूजली अरेंज्ड है जो कंपोनेंट्स है, इसलिए वो स्लाइमी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? स्लाइमी हो जाते हैं। ठीक है, इसका काम केवल और केवल सतह पर चिपकाना है। क्या है? सरफेस पर बैक्टीरिया को चिपकाना है। तो स्लाइमी होने की वजह से बैक्टीरिया चिपक जाता है और वहां से फिर अपना भोजन शुरू कर देगा, खाना शुरू कर देगा। तो कैंसर जैसी बीमारियां कैसे होती है? अपने पेट में कोई घाव हुआ, अल्सर हुआ, और उसी घाव में ये बैक्टीरिया रहना शुरू कर देगा, तो अपनी कॉलोनी बढ़ाएगा, नंबर बढ़ाएगा। तो एक दिन में लाखों कॉलोनी बन जाती है, जिनकी मेडिसिन खाते खाते भी खत्म नहीं होती, तो उसको काटना पड़ता है या कीमोथेरेपी करानी पड़ती है। तो वो ये जिनके चीक्स में होता है, जो गुटखा खाते हैं, उनकी समस्या क्या है कि गुटखा एक जगह रखे रहते हैं तो वहां घाव बनता है, वो ध्यान नहीं देते, वो घाव में बैक्टीरिया रहना शुरू कर देता है। अब वो कभी भर नहीं सकता घाव, तो उसको या तो काटो या उसकी कीमोथेरेपी कराओ। तो ये दो ही चीजें होती है। और अगर पेट में है तो उसकी तो कोई कीमोथेरेपी भी कराओगे, शुरू में है तो बच सकते हो, नहीं तो उसका तो कोई काम ही नहीं। पेट में क्या काटोगे आप, क्या निकालोगे? हाँ, कुछ ऐसे ऑर्गन है जहां ऑर्गन में अगर है तो वो रिमूव भी हो सकता है, बाकी रिमूव नहीं हो सकता। तो बैक्टीरिया कोई कैंसर कॉज नहीं करता है, और दिमाग में क्लियर रखना, बैक्टीरिया से कैंसर नहीं होता। बैक्टीरिया कैंसर का रोगकारी नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया को जहां जगह मिलेगी रहने के लिए, यानी घाव हो गया तो वो तुम्हारे कभी भी चोट लगती है पैर में, घाव का एक कट लग गया, आपने ध्यान नहीं दिया, वहां क्या आ जाएगा? पस पड़ेगा। बैक्टीरिया कहाँ है? इन्वायरमेंट में है ना। और उस कटी हुई जगह पे ही आपके पास पड़ेगा कि जगह वो खुल गई, ब्लड आ गया वहां पे। क्या आ गया? ब्लड आ गया। अगर आपने उसको ठीक नहीं, अगर दवाई नहीं ली, अगर ऑइंटमेंट नहीं लगाया, तो 2 दिन के बाद वहां पस पड़ जाएगा। यानी बैक्टीरिया तो घूम रहा है अपने लिए, आप खा रहे हो, पी रहे हो, बैक्टीरिया जा रहा है मुंह में, ठीक है, लेकिन जहां घाव है वहां पर रहना शुरू कर देगा और अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। तो फिर उसका क्योर बड़ी मुश्किल से होता है, उसमें भी सालों लगते हैं। ठीक है ना, कि अगर वो रहना शुरू हो गया तो उसको हटाना वहां से बहुत मुश्किल काम है। तो स्लाइम लेयर का केवल और केवल काम है सतह पर चिपकाना, एडेशन ऑफ सरफेस। ठीक है, हाँ, सेल वॉल के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। सेल वॉल के बारे में पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरोमिक अम्ल की बनी होती है। 2 सुगर डेरिवेटिव्स होते हैं, नाम और नाग, है ना। फुल फॉर्म पता हो गया अपन को? पता है? हाँ बताओ बेटा, जो हम आज पढ़ते हैं, हिम्मत ये करो कि हम वो रात में पढ़ें जाके। इतनी हिम्मत जुटा लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये हिम्मत नहीं जुटा पाए तो बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बहुत गंदा बोलता हूँ बच्चों को, वो इसीलिए बोलता हूँ कि अपन रास्ते पे आ जाएं। बुरा लगेगा तो हम रास्ते पे आते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा हो जाएगा, सबका हो जाएगा सिलेक्शन। जो पढ़ेगा सिलेक्शन उसका होगा, ठीक है ना। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बच्चे बेटा बड़े सिंसियर से अगले अगले दिन पूरे जवाब मिलते थे मुझे उनसे, जो मैं आज पढ़ाया वो कल पूरे जवाब देते थे, और वो बच्चे सारे सिलेक्ट हुए। क्यों? सिंसियरिटी उनके अंदर डेवलप हो गई। तो सिंसियरिटी डेवलप करनी पड़ेगी बेटा। माँ बाप का पैसा बहुत कीमती है, तुम्हें यहाँ पे जयपुर में रख रहे हैं, खाने पीने सबका खर्च है कि नहीं है ना। तो उस पैसे की यूटिलाइज करो। जो आज पढ़ाया जाता है वो आज ही खत्म करना है रात के 12 बजे तक।
कल के लिए नहीं छोड़ना है, भले ही ऐसे ही पढ़ लो, उसको पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो ये चीजें बढ़ती चली है। अभी तो मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, ठीक है, कि भाई जो बच्चा और आ रहा है तो उसका ज्यादा नहीं निकले। तो जब स्लो है तो तुम तो उसको तो पढ़ ही सकते हो। तो ये मत छोड़ो कि हम परसों पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ लेंगे। सुबह बेटा कभी, रोज ही सुबह होती है, तो सुबह फिक्स नहीं होती कि सुबह तो अगले दिन फिर सुबह, फिर उससे अगले दिन सुबह। जैसे नेवर टुमारो नेवर कम, कल कभी नहीं आता। ये दिमाग में 4-5 बातें अपने उसमें टेबल पे चिपका लो, ठीक है। और बिना हार्ड वर्क के कोई सक्सेस नहीं मिलती, ये एकदम क्लियर है। यानी तुम जो बैठे हो ना, ये आग का दरिया है। क्या है ये? आग का दरिया। इसमें से डूब के जाना है तुम्हें। और जो डूब के गया, जो बचा कि नहीं यार मैं तो जल जाऊंगा, इसमें नहीं घुसूंगा, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो डूब गया इसमें, उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो पुराने लोगों ने जो भी शेर शायरी लिखी है, उनके बड़े मीनिंग होते हैं। तो लिखी थी ना, ये आग का दरिया डूब के जाना है। तो यही आग का दरिया है तुम्हारे लिए बेटा। इसमें डूब जाओगे तो पार हो जाओगे, और नहीं डूबोगे, बचते रहोगे तो किनारे पे ही खड़े रहोगे, है ना। तो ये ध्यान रखो। अब आगे हम सेल वॉल के बारे में बहुत सारी बातें अपन ने जान चुके हैं, लिख चुके हैं, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड भी मिलते हैं वो भी अपन ने बात लिखी हुई है, तो अपन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक बात अपन ने लिखी कि ये मीजोसोम, जो फोल्डिंग्स है, ये मीजोसोम कहलाती है। मीजोसोम का फंक्शन भी अपन ने लिखा, याद है ना, कि रिप्रोडक्शन का काम है, ठीक है, और रेस्पिरेशन का काम है ना। रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सेल यहीं से ब्रेक होगी, मिडिल पॉइंट से 2 सेल बन जाएंगे, जिसको बाइनरी फिशन कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं। अब एक बात हम यहाँ पे और बता देते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन की बनी है। किसकी बनी है? मोस्टली जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है, ये बात एकदम दिमाग में क्लियर कर लो, जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है, जहां भी है, जिसकी भी है, ये क्लियर होना चाहिए। जैसे तुम्हारा नाम चेंज नहीं हुआ, तो ना चेंज होगा, आगे भी नहीं चेंज होगा, है ना। कोई मजबूरी थोड़ी है, कोई अपन कोई गलत काम करेंगे जो नाम चेंज करके रहने लगा, आईडी चेंज कर लें अपन। लिपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सब एक नाम है। चाहे हम प्लाज्मा कहें, चाहे बायो कहें, या सेल मेम्ब्रेन कहें, एक ही बात है। और ये किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी इस सेल में कोई प्रवेश करेगा तो सेल मेम्ब्रेन की खास बात क्या होती है पता है तुम्हें? सेल मेम्ब्रेन में आपने जो सिंगर निकोलसन वाला मॉडल पढ़ा होगा, फ्लूइड मॉजिक मॉडल, ठीक है, पढ़ा है, सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा बेटा, पुराना पढ़ा होगा, है ना। पढ़ा तो है ही है, जो 11th में ही आ जाता है तो वहां तो पढ़ा ही होगा अपन ने। तो जो आयनों का आदान प्रदान है उसके लिए एक प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन। और उस प्रोटीन का नाम जो है सेल मेम्ब्रेन पे, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन है ना, तो ये प्रोटीन जो है वो परमिएज के रूप में है। किसके रूप में है? परमिएज के रूप में। और परमिएज क्या होता है? एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन, जो आयनों के अभिगमन में सहायता करती है, ठीक है। हर उसके साथ है, ये हर मेम्ब्रेन के साथ है। तो वहां फॉस्फेट भी मिलेगा, दूसरे तरफ मिलेगा, लेकिन यहां की आपको बात याद रखनी कि इसकी सेल मेम्ब्रेन में परमिएज एंजाइम मिलता है, जो कि प्रोटीन है, एंजाइम प्रोटीन है, जो आयनों का आदान प्रदान करता है, ठीक है ना। अब हम आ गए पाइलस पे। किस पे आ गए? पाइलस, पिलई, जिसको रोम या झालर अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोम या झालर। यानी ये आप देखें तो झालर जैसी लग रही है अपन को, छोटे छोटे होते हैं, सीलिया से छोटे होते हैं, ये रोम सदृश संरचनाएं हैं, ठीक है। सीलिया अपन ने देखो, पैरामीशियम में देखिए, लीना में अपन ने देखिए, तो उससे ये छोटे होते हैं, ठीक है। अपने कान में भी सीलिया पाए जाते हैं, काइनोसीलिया जिसको अपन कहते हैं। कान में हेयर है कि नहीं है? आप ध्यान से देखो तो बहुत बारीक से हेयर होते हैं, पीले पीले रंग के, काइनोसीलिया होते हैं। वो क्या होते हैं? काइनोसीलिया, है ना। तो ये पाइलस जो है, जो पिलई जो है, बहुवचन पिलई होता है, ठीक है, ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के?
8 प्रकार के, 8 प्रकार के। फर्स्ट यानी रोमन नंबर में, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एफ। तो फर्स्ट एंड एफ जो हैं ये बड़े काम के हैं। इनको हम सेक्स पिलई कहते हैं, लिंगी रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगी रोम। और लिंगी रोम का आगे अपन को फंक्शन देखने को मिलेगा। ये संयुग्मन नलिका बनाते हैं। ये किसी भी जीवाणु को अपने साथ चिपकाने में सहायता करते हैं। यानी एक जीवाणु कोशिका ये जिसमें सेक्स पिलई है, दूसरी जीवाणु कोशिका उसको अपने साथ चिपका लेते हैं और कंजुगेशन ट्यूब यानी संयुग्मन नलिका का निर्माण करते हैं, जिससे इस कोशिका का डीएनए इस कोशिका में ट्रांसफर हो जाता है आसानी से। तो वो कौन से हैं पिलई? फर्स्ट एंड एफ। पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। पिलई है तो पिलिन प्रोटीन, ये भी ट्यूबुलर प्रोटीन है। मीजोसोम के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जिसका मुख्य काम है प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या करना? तो अगर हम बैक्टीरिया में प्रोटीन संश्लेषण रोक दें तो खत्म हो जाएगा। वो नहीं होगा क्या? अपने अंदर प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता, एंजाइम नहीं बनेंगे तो अपन भी खत्म। हाँ या ना? 100%। ठीक है, तो तुम जो एंटीबायोटिक खाते हो, जब हमें फीवर होता है, ठीक है ना, बैक्टीरियल डिजीज होती है, वायरल में भी हमें एंटीबायोटिक दी जाती है। दी जाती कि नहीं दी जाती? माइसिन करके कोई भी आप दो, एजिथ्रोमाइसिन, माइसिन लिखा है ना उसमें, लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है। अपन कोई सी ले लो अपन, है ना। तो वो एंटीबायोटिक अगर टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की है, किसकी? टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की है, ठीक है ना। और एक कौन सी है? एक और है, दो हैं, याद आ जाएगा। तो वो एंटीबायोटिक क्या करती हैं? अब क्या जनरेशन बदल गई, तो वो टेट्रासाइक्लिन पहले आती थी, अब उसकी जगह दूसरी आ गई, अपडेट हो गई है। उसमें वही सॉल्ट, लेकिन वो अपडेट हो गई क्योंकि अब वो असर करेगी। तो अगर अपन ने वो खा ली एंटीबायोटिक, तो ये सेल वॉल को ब्रेक कर देगी, प्रोटीन संश्लेषण को रोक देगी। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे ही एंटीबायोटिक खाएंगे बैक्टीरिया की प्रोटीन संश्लेषण वहीं अवरुद्ध हो जाएगी, और प्रोटीन संश्लेषण अवरुद्ध होते ही सारी मशीनरी बंद, बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसलिए हम एंटीबायोटिक खाते हैं, उसकी प्रोटीन संश्लेषण को रोकने के लिए। किसको? प्रोटीन संश्लेषण को रोकने के लिए हम ऐसा करते हैं। समझे ना? स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, दो ये एंटीबायोटिक ऐसी हैं जो प्रोटीन संश्लेषण को अवरुद्ध करने का कार्य करती है। तो ये ध्यान रखें कि प्रोटीन संश्लेषण तो हो रहा है, ठीक है, राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण करेगा, लेकिन इसको अगर अवरुद्ध करना है तो हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ेंगे। जो दो इफेक्टिव अपन ने एंटीबायोटिक बताई। कैप्सूल अपन ने बताया कि ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है, टाइटली अरेंज होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजनी जो कंपाउंड है वो पास पास होते हैं, अच्छे से बुने हुए होते हैं, अपन के इंटरमिंगल्ड होते हैं। एक तो ये लूज और ये टाइट। तो जब टाइट हो जाता है तो वो कैप्सूल बन जाता है। क्या बन जाता है? कैप्सूल बन जाता है। कंपोजिशन में अंतर नहीं है स्लाइम लेयर के और इसमें, दोनों में सेम चीज है, लेकिन एक क्या है? लूज है और एक टाइट है, ठीक है। टाइट होती वो कैप्सूल हो जाता है। ये यहाँ बुलेटिन ग्रेन्यूल, ये सब एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, जो मैंने शुरू में एक पॉइंट लिखाया था प्रोकैरियोट। अगर हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाती है तो ये क्रोमोसोम हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रोमोसोम हो जाता है ना। न्यूक्लियोइड ये जो है स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोइड के अंदर ही अपन को ये चीज दिख रहा है। अब अगर इसमें एक स्ट्रक्चर हमें और देखने को मिल जाए, ठीक है ना, और वो स्ट्रक्चर है ये, यानी ये डीएनए और ये भी सर्कुलर डीएनए, तो ये एक्स्ट्रा डीएनए हो गया। कौन सा डीएनए हो गया? एक्स्ट्रा डीएनए। सेल में अगर एक्स्ट्रा डीएनए मिल जाता है तो वो एक्स्ट्रा डीएनए कहलाता है प्लाज्मिड। क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मिड, जिसको हम एफ फैक्टर नाम से भी जानते हैं, आर फैक्टर नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा डीएनए अपना प्लाज्मिड होता है, यानी कि उस कोशिका की फिर वो डोनर सेल बन जाती है। क्या बन जाती है? डोनर सेल, दाता कोशिका, प्लस टाइप की कोशिका, मेल टाइप की कोशिका,
ठीक है, तो जरूरी नहीं है प्लाज्मिड सब में हो, ठीक है ना, जिसमें होगा उसमें सेक्स पिलई जरूर होंगे, ये ध्यान रखो, जिसमें प्लाज्मिड है उसमें सेक्स पिलई जरूर होंगे, तब वो डोनर सेल है। कौन सी सेल है? और जिसमें प्लाज्मिड नहीं है, सेक्स पिलई नहीं है, वो रेसिपिएंट सेल होती है। क्या होती है? रेसिपिएंट सेल होती है। हम ये आगे देखेंगे। तो इसमें 2-4 बातें लिख लें, बाकी तो लिखी हुई है, फटाफट लिखें। सबसे पहले फ्लेजला पे आ जाए, फ्लेजला लिखें। ये गति में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? गति में। और तो बेटा पढ़ाई करो, है ना बच्चों, ऐसे नहीं बेटा, है ना, तुम्हारा पहले का लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? पहले कब पढ़ा था? है बेटा? ऑनलाइन पढ़ा था, है ना। तो अब बेटा पढ़ना शुरू करो इसको, है ना, ऐसे नहीं, आंसर आने चाहिए। अब बोलोगे नहीं तो फिर बेटा सीखोगे कैसे? बोलना जरूरी है, आंसर देना जरूरी है, ये ध्यान रखो। जिसे बोलना आता है ना उसको चीजें याद होती है, और जो शांत बैठा रहता है उसको चीजें याद नहीं होती है। तो इसलिए बचपन में बच्चों से कितना बुलवाते हैं, सुनते सुनते सारे टेबल्स याद हो जाते हैं बच्चों को। गांव में देखो ना आप, एक बच्चा खड़े होकर बोल रहा है, कराता है कि नहीं कराता है, वो सारे बच्चे उसके साथ बोलते हैं और उनको याद हो जाता है। होता है कि नहीं होता है बेटा? तो अपन तो बड़े हो गए, अपन तो टीचर हैं, तो अपन को और जल्दी याद होना चाहिए, है ना, ऐसे नहीं। आज से पढ़ना शुरू करो, जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ो, है ना, खत्म करते चलो, ऐसे नहीं कि अपन पेंडिंग डालते चलें। हाँ, ये गति में सहायक होते हैं, ये फ्लेजलिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? फ्लेजलिन प्रोटीन के बने होते हैं। अगला लिख लो, स्लाइम लेयर, अपवंक परत बोलते हैं इसको हिंदी में। किसी बच्चे को हिंदी में दिक्कत है तो बोल सकता है अपवंक परत, इंग्लिश में कोई वर्ड ऐसा हो तो उसको हिंदी अपन बता देंगे, अपवंक परत बोलते हैं इसको, है ना। हाँ, इसमें एक लाइन लिख लो, ये श्लेष्मी होती है जो जीवाणु को सतह पर चिपकाने में मदद करती है। जीवाणु को सतह पर चिपकाने में मदद करती है। ये नाइट्रोजनी पदार्थों से मिलकर बनी होती है। नाइट्रोजनी पदार्थों से मिलकर बनी होती है जो लूजली अरेंज्ड होते हैं। हिंदी में क्या लिखोगे? ढीले व्यवस्थित होते हैं, ढीले रूप से व्यवस्थित होते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं क्या हिंदी में? ढीले रूप से, ढीला मतलब समझ गए ना, लूजली अरेंज्ड, है ना, इंग्लिश लिख लो, लूजली अरेंज्ड होते हैं, है ना। हाँ, नाइट्रोजनी पदार्थ जो है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, इसलिए ये स्लाइमी होता है। बस ये बात खत्म। सेल वॉल अपन करा चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन में अपन 2 बातें लिख लें। मीजोसोम पहले ही बता चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें परमिएज एंजाइम, ब्रैकेट में प्रोटीन, उपस्थित होते हैं जो आयनों के अभिगमन में, आयनों के अभिगमन में सहायता करते हैं। आयनों के अभिगमन में सहायता करते हैं, ये ध्यान रखना है अपन को, है ना। परमीज नाम याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, पुराना क्वेश्चन जब भी देखो तो मिलेगा कि आयनों का अभिगमन में कौन सा प्रोटीन नाम से होगी, वो पता चलेगा। अब अपन आ जाए पाइलस पे। किस पे आ जाए? पाइलस। पाइलस को अपन ने कहा था रोम या झालर बोलते हैं अपन, ठीक है, फिम्बरी भी कह देते हैं, तो हिंदी इसकी रोम है। रोम मतलब कंट्री नहीं बेटा, है ना, जो अपने छोटे छोटे सीलिया टाइप के होते हैं, सीलिया से छोटे होते हैं, कसाबिका से भी छोटे होते हैं ये। हाँ, पिलई, पाइलस।
हाँ, अब लिखें बेटा, पाइलस, पिलई, रोम 8 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के पाए जाते हैं। और लिख लो 8 प्रकार के कौन कौन से हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ जो है एफ टाइप है। नीचे लिखो फर्स्ट एंड एफ लिंगी रोम कहलाते हैं, सेक्स पिलई कहलाते हैं। फर्स्ट एंड एफ आर कॉल्ड सेक्स पिलई। फर्स्ट और एफ प्रकार के लिंगी रोम कहलाते हैं। अगला पॉइंट लिखें, ये प्लिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये प्लिन प्रोटीन के बने होते हैं। और यहीं पे लिखे हैं आगे नेक्स्ट, हाँ, लिंगी रोम सेक्स पिलई संयुग्मन नलिका का निर्माण करते हैं। संयुग्मन, कंजुगेशन ट्यूब बेटा, संयुग्मन नलिका का निर्माण करते हैं जिससे आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। लिंगी रोम संयुग्मन नलिका का निर्माण करते हैं जिससे आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। एक सेल से दूसरी सेल में चला जाएगा, दूसरी सेल को जोड़ने का काम करेंगे ये। ठीक है, यहां तक बात हो गई। मीजोसोम आपने पढ़े ही है, मीजोसोम के बारे में पूरी बात अपन ने लिख ली। ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, चाहो तो राइबोसोम लिख के, सेवेंटेस प्रकार का होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण कार्य होते हैं। ठीक है ना। प्रोटीन संश्लेषण को अवरुद्ध करने के लिए 2 एंटीबायोटिक अपन ने जो बात की, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, क्या करती हैं? प्रोटीन संश्लेषण को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ खत्म हो जाती है। वो फिर कुछ नहीं करेगा, इनएक्टिव हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, वो आप सबके अंदर यही है कि प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा तो बेटा कुछ नहीं होगा, है ना। हार्मोन, एंजाइम सब बनने बंद हो जाएंगे और सारी क्रियाएं अपनी हार्मोन एंजाइम से चलती है। चलती कि नहीं चलती? अपने अंदर एक एंजाइम बनना बंद हो जाता है जब दस्त लगते हैं, ठीक है ना, तो पाचन खराब हो जाता है। तो उस पाचन खराब होने पे स्थिति, किसी को ऐसा हुआ हो तो उसको पता है जो भी खाता है ना उसको डाइजेस्ट नहीं होता। तब हम बाहर से डाइजेस्टिव एंजाइम का सिरप डॉक्टर लिखता है या यूनी एंजाइम वाली टैबलेट लिखता है, उसमें एंजाइम ही लिखा हुआ है साफ साफ। जब उसको लेते हैं तब वो बॉडी में जाता है, ठीक है ना, तब वो आपके खाना पचाने का काम करता है। क्या करता है? खाना पचाने का काम करता है। तो एंजाइम जो है उनका सबसे बड़ा रोल है लिविंग्स में। किसमें? लिविंग्स में। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन भी है तो एंजाइम भी है, दोनों काम है इसके। प्रोटीन, इसका दूसरा काम प्रोटीन संश्लेषण का है, तो प्रोटीन से और भी सारी क्रियाएं जो है वो चल रही है। एंजाइम है तो एंजाइम के रूप में दूसरी क्रियाएं चल रही है। तो अपने अंदर सारा काम एंजाइम के थ्रू ही हो रहा है। तो कोई भी एंजाइम का इम्बैलेंस हुआ ना, तबीयत खराब हो जाती है अपनी, वो इम्बैलेंस है, उसी को डिजीज कहते हैं। ठीक है ना। तो जो बॉडी में इम्बैलेंस आ जाए हार्मोन का, किसी और का, तो समझ लो कि वो इम्बैलेंस हो गया। तो राइबोसोम के बारे में अपन, ठीक है, बात समझ में आई। फिर हम आ गए कैप्सूल पे, तो ये इसमें लिख लो। हाँ, लिखो, ये नाइट्रोजनी पदार्थों से मिलकर बना होता है। ये पदार्थ टाइटली अरेंज्ड होते हैं, टाइटली अरेंज्ड होते हैं या कसे हुए होते हैं, आपस में कसे हुए होते हैं। इसको हम कैप्सूल को संपुट भी बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं हिंदी में? संपुट। तो संपुट वाले जीवाणु या कैप्सूल वाले जीवाणु,
सबसे ज्यादा उग्र होते हैं। क्या होते हैं? उग्र होते हैं, वायरुलेंट होते हैं। तो इसमें नीचे लिख लो, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया या संपुट वाले जीवाणु अत्यधिक उग्र होते हैं, वायरुलेंट होते हैं, मोर वायरुलेंट है ना देन अदर्स, क्योंकि इनके ऊपर क्या बन गया? कैप्सूल बन गया। तो कोई असर आसानी से नहीं होता, ठीक है ना। सर्दी गर्मी का असर नहीं होगा, ये पड़े रहेंगे। दवाइयों का असर शुरू में नहीं, हल्की एंटीबायोटिक से कोई असर नहीं होगा। एंटीबायोटिक जब आप पता डायग्नोस हो जाएगा कि ये रोग है, तब वो एंटीबायोटिक हैवी दी जाएगी, तब इन पर असर होगा। तो इसलिए ये खतरनाक होते हैं। अब एक अपन यहाँ से लिखे हैं, अपन ये डीएनए के बारे में लिख चुके हैं अपन। डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, और डीएनए कैसा है? विदाउट हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। तो आप न्यूक्लियोइड में लिख सकते हैं, न्यूक्लियोइड में लिखें अंदर, है ना। डीएनए डबल स्टैंडर्ड बिना हिस्टोन प्रोटीन के होता है, डबल स्टैंडर्ड व बिना हिस्टोन प्रोटीन के होता है, ठीक है। अब यहीं पे हमें दूसरी बात लिखनी है, और वो दूसरी बात ये है कि मुख्य डीएनए के अतिरिक्त, यानी जीवाणु कोशिका में जो मुख्य डीएनए था, ये मुख्य डीएनए है, इसके अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए पाया जाता है, तो उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। तो लिखो, जीवाणु कोशिका में मुख्य डीएनए के अतिरिक्त पाया जाने वाला डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड की खोज किसकी खोज? प्लाज्मिड की खोज लेडरबर्ग ने की थी। किसने करी थी? कल ही बताया, नाम नहीं बताया अपन ने शायद, लेकिन अभी अपन याद रख लें। किसने करी? लेडरबर्ग ने करी थी, है ना। चलो कोई, चलो क्या बात हो गई यार। हाँ, अब इस प्लाज्मिड को हम आगे जाके तो एफ कारक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एफ कारक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आर कारक भी बोल सकते हैं। आगे एक्स्ट्रा डीएनए होगा, उसको टीआई प्लाज्मिड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आरआई प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आरआई प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं। इन सब को हम एज ए वेक्टर यूज करते हैं, एज ए वाहक यूज करते हैं। क्या करते हैं? वाहक, वेक्टर। और वाहक किस लिए? वाहक क्या होता है? एक स्थान से जो सामान लेके जाएगा, दूसरी जगह सामान उतार देगा, उसको अपन वाहक कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो हम इसको यूज क्यों करते हैं एज ए वेक्टर? प्लाज्मिड को ही क्यों यूज करते हैं? प्लाज्मिड के रूप कोई से भी हो सकते हैं। टीआई प्लाज्मिड हो सकता है, आरआई हो सकता है, आर फैक्टर हो सकता है, एफ फैक्टर हो सकता है, कॉल फैक्टर हो सकता है, लेकिन है सब वो प्लाज्मिड। कॉमन टर्म क्या है? प्लाज्मिड। क्यों? ऐसा क्यों? प्लाज्मिड को ही क्यों यूज करते हैं अपन? और भी तो डीएनए, उनको यूज कर सकते हैं अपन, इस डीएनए को यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये काम ही नहीं आता अपने डीएनए, इसलिए यूज करते हैं एज ए वेक्टर, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रतिकृति करने की क्षमता होती है, रेप्लिकेशन की पावर होती है। किसकी पावर होती है? रेप्लिकेशन की। अब रेप्लिकेशन की पावर होगी तो फिर इसमें कुछ तो मिलेगा रेप्लिकेशन करने के लिए। तो रेप्लिकेशन की पावर कहां से आती है? एक जीन है जिसका नाम है रेप्लिकॉन। क्या नाम है? रेप्लिकॉन। तो रेप्लिकॉन जीन जो है वो केवल प्लाज्मिड में है। तो प्लाज्मिड जिसके साथ जुड़ेगा उसकी रेप्लिकेशन कर देगा। तो इसके अंदर पावर किसकी है? रेप्लिकेशन की, प्रतिकृति करने की, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रेप्लिकॉन जीन है, बाकी में नहीं है। तो इसलिए हम उनको एज ए वेक्टर यूज नहीं कर सकते। तो ये बहुत फास्ट रेप्लिकेशन करता है,
आगे अपन जब पढ़ेंगे जेनेटिक रिकम्बिनेशन तो वहाँ देखेंगे अपन, ठीक है। और वॉलेटिन ग्रेन्यूल जो है ये सब एनर्जी मॉलिक्यूल है जो इसको पोषण प्रदान कर देते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये बात अपन ने बताई कि प्लाज्मिड में रेप्लिकोन जीन होने के कारण ही इसको हम यूज करते हैं, एज ए वेक्टर यूज करते हैं, एज ए वाहक यूज करते हैं, नहीं तो नहीं करते अगर ऐसा नहीं होता। तो जीन के नाम भी याद होंगे। जीन क्या है वैसे, क्या होते हैं जीन बेटा? हाँ, क्या बताया? स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए तो है, तो डीएनए में ही जो छोटे डीएनए खंड है वो रेप्लिकोन है, ठीक है ना। तो जहां डीएनए की बात आती है वो जीन की भी बात आती है। तो जीन अलग नहीं है, वो डीएनए का ही पार्ट होते हैं, ठीक है ना। नहीं समझे? एक बड़ा पार्ट उसको तोड़ दिया, जो खंड हो गए वो जीन अपन ने कह दिया, उसको क्या कह दिया? जीन कह दिया। तो ये जो कुछ बातें अपन ने नहीं पढ़ी थी वो मैंने आपको बता दी। अब जीवाणुओं में है जनन। क्या है? जनन। तो वो हेडिंग डाल सकते हैं अपन, जीवाणुओं में जनन। हाँ, कुछ चीजें जो हैं जीवाणु में बेटा जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया है, पुराने बच्चों के पास हो सकता है कि वो लिखा हुआ हो, लेकिन उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, वहाँ से कोई क्वेश्चन अपन को नहीं मिलता, इसलिए मॉर्फोलॉजी अपन नहीं कराएंगे, कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ, तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में जनन, ठीक है। ये दो प्रकार से मिलेगा। कितने प्रकार से? दो प्रकार। जीवाणु क्या है? प्रोकैरियोट। जीवाणु क्या है? तो दिमाग में ये होना चाहिए कि प्रोकैरियोट में कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा। नेचर में, नेचुरल वे में, ठीक है, प्राकृतिक वे में लैंगिक जनन प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। ये बात क्लियर रखें। तो हमें दो प्रकार का मिला, ठीक है। एक तो हो गया कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी इसको हम बोलते हैं कायिक जनन। क्या बोलते हैं? कायिक जनन। और दूसरा हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको अपन कह देते हैं अलैंगिक जनन। अब हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन तो मिलेगा नहीं नेचुरल वे में, लेकिन जेनेटिक रिकम्बिनेशन मिलता है, और जिसको हम कराते हैं लैब में, प्रयोगशाला में कराते हैं। तो उसको बोल दिया आनुवांशिक पुनर्योजी प्रकार का लैंगिक जनन। नेचर में नहीं है। वैज्ञानिकों ने क्या किया? जीवाणुओं को प्रयोगशाला में उनके आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कर दिया, तो उसको बोला गया जेनेटिक रिकम्बिनेशन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी आनुवंशिक पुनर्योजी प्रकार का लैंगिक जनन। तो वो जनन जो है, लैंगिक जनन जो है, वो प्राकृतिक नहीं है। कैसा है? आर्टिफिशियल। और वो आर्टिफिशियल हमें पढ़ना होता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो तीसरा जो जनन अपन को मिलेगा वो मिलेगा आनुवंशिक पुनर्योजी प्रकार का लैंगिक जनन। आनुवंशिक, ये नेचर में नहीं होता, ये दिमाग में क्लियर रख लेना। आनुवंशिक पुनर्योजी प्रकार का लैंगिक जनन ये केवल लेबोरेटरी में हो सकता है, नेचर में नहीं होता। जेनेटिक रिकम्बिनेशन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पे देखें, चलो भाई, वेजिटेटिव और ये दोनों कोई बात नहीं है, ये अभी बताते हैं। इन शब्दों को देखें अपन, क्या पढ़ रही है? पुनर्योजी, हिंदी में पुनर्योजी।
तो हिंदी समझ में आ जाएगी, इंग्लिश वालों को इंग्लिश समझ में आ जाएगी। क्या मतलब हुआ है बेटा? आनुवंशिक क्या है? आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। उसका पुनर्योजन हो जाए। पुनर्योजन से अर्थ समझे हैं ना? खंडों को काट के जोड़ना नहीं है बेटा, वो एंडोन्यूक्लियस और वो अपन दूसरी बात कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं अपन। योजन का अर्थ क्या है? जुड़ना। योजन का अर्थ क्या है? जुड़ना, कंबाइन होना। होना कि नहीं होना? एक कोशिका का डीएनए दूसरी कोशिका में जाके जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो वो कोशिका पुनर्योजी हो जाती है। क्या हो जाती है? पुनर्योजी हो जाती है, यानी रिकम्बिनेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? वो रिकम्बिनेंट हो जाती है, पुनर्योजी हो जाती है। वही तो बात है, नहीं समझे? आज के टाइम में रिकम्बिनेंट टाइप, चाहे वो वैक्सीन की बात करें अपन, चाहे अपन मेडिसिन की बात करें, ठीक है। इंसुलिन जो मिल रहा है अपन को, वो ई कोलाई से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? तो हमने जीवाणु ई कोलाई में ऐसे जीन डाल दिया, ऐसा डीएनए डाल दिया कि वो डीएनए उस कोशिका में जाके इंसुलिन बनाने लगा। क्या बना रहा है? इंसुलिन बनाने लगा। तो रिकम्बिनेशन टेक्निक की तो हुई रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यही तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। एक कोशिका का डीएनए दूसरी कोशिका में ट्रांसफर कर दिया अपन ने, और जो वहां पर डीएनए पहुंचा, यानी इस कोशिका का डीएनए ये जो था, वो इस कोशिका के जो ओरिजिनल डीएनए के साथ, ठीक है ना, ये दूसरा डीएनए आ गया, यानी ये डीएनए आ गया, ये डीएनए इसमें ट्रांसफर हो गया। अब यहां एक डीएनए अपना उसका खुद का है, दूसरा डीएनए आ गया, ये कोशिका क्या हो गई? और क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? हाइब्रिड, संकर कोशिका। तो तुम्हारे सबके अंदर जो डीएनए है वो हाइब्रिड डीएनए क्यों है? मदर का भी डीएनए है तो फादर का भी डीएनए, हम सब हाइब्रिड है, समझे ना? है ना। जो पेरेंट्स के डीएनए थे उनकी कॉपी अपने अंदर आई है, तो उस कॉपी की वजह से बहुत सारे कैरेक्टर मिलते हैं अपने पेरेंट्स से। नहीं मिलते क्या? किसी की नाक मिलती, किसी की आंख मिलती, किसी की आदतें मिलती हैं, किसी का सोना, किसी का कुछ करना। लेकिन जब ये रिकम्बिनेशन प्रोसेस होती है तो ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी आते हैं। क्या आते हैं? एक्स्ट्रा कैरेक्टर आते हैं। तो यानी बेटा बाप नंबर ही तो बेटा 10 नंबर ही हो जाता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा कैरेक्टर आने की वजह से, एक्स्ट्रा ट्रेट आने की वजह से। तो ये तो रिकम्बिनेशन है, नहीं है क्या बेटा? चलो अब ये अपन कल वो करेंगे, इसको बताएंगे अपन। जो पढ़ाया जाए बेटा पढ़ लिया करो यार, है ना। तुम भी नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं उनकी अकेली बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी भी बात कर रहा हूँ।